नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाना गैर कानूनी, तुरंत रिहा करे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें डॉक्टर कफील पर एनएसए लगा दिया गया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी बता दिया है और इसी के साथ तुरंत रिहा करने का आदेश योगी सरकार को दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को यह बड़ा झटका माना जा सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश पर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा आशा है कि यूपी सरकार अविलंब उनको रिहा करेगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र समेत तमाम बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजत परवीन की ओर से बंदी प्रतीक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। क्या है हाई कोर्ट का आदेश? फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश गैर कानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। 6 महीने से जेल में डॉक्टर कफील खान की हिरासत को हाल ही में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश पर प्रियंका गांधी ने दी मुबारकबाद। बोली आशा है यूपी सरकार अविलंब रिहा करेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉक्टर कफील को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सशस्त्र जमानत दे दी है। साथ ही उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक्ट को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी है। साथ ही यूपी की योगी सरकार से कहा कि आशा है कि अब बिना किसी विद्वेष के कफील खान को रिहा किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। बता दें कि डॉक्टर कफील खान ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में डॉक्टर कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में है। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था। अलीगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा एनएसए लगाने के आदेश को डॉक्टर कफील खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के करीब। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है, जिनमें से 7,85,996 एक्टिव केस हैं। वहीं 28,39,883 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से हालांकि बीते 6 दिनों में कोरोना के हर रोज मिलने वाले मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। बीते 6 दिनों से कोरोना मरीजों की हर रोज संख्या 70,000 या उससे ज्यादा मिल रही थी। वहीं आज यह आंकड़ा 69,000 पर सिमट गया है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा मरीज एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर है, तीसरे पर दिल्ली और चौथे 5वें पर गुजरात और पश्चिम बंगाल का नाम है। दुनिया भर में हर रोज मिलने वाले नए कोरोना मरीजों में से 30% अकेले भारत में मिलते हैं। साथ ही हर रोज चिंताजनक
बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण का राष्ट्रव्यापी चरम नहीं आया है, यानी कि अभी हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के मामलों में दखल दे रही फेसबुक, व्हाट्सएप, मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि जब चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी तो भारत में फेसबुक के एक शीर्ष पदाधिकारी ने आंतरिक कार्यालय संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी और कहा था कि यह 30 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। फेसबुक पर इस नए खुलासे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं जा सकती है। मामले में तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। राहुल के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी भाजपा और फेसबुक के साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि विदेशी सोशल नेटवर्किंग कंपनी का कृत्य डिजिटल साम्राज्यवाद है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फेसबुक इंडिया से जुड़े लोगों की जांच होने तक इस कंपनी के लंबित प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर फेसबुक और भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर राहुल गांधी के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दीपक यादव @SP यादव दीपक लिखते हैं, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की GDP में कमी आई है। देश के सामने अर्थव्यवस्था का बड़ा खतरा है। आत्मनिर्भर बनिए, पूड़ी छोला पकौड़े बाल्टी डलिया बनाने की ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि अब बेरोजगारी जैसी बातों पर बहस करना ही फिजूल है। नौकरी जिनके पास थी वो छिन गई, जिनके पास नहीं वो भी जाने वाली है। बलराम यादव @बलराम यादव 007 लिखते हैं, जनता ने कांग्रेस को 60 वर्ष तक का शासन इस विश्वास के साथ दिया था कि आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं तो अवश्य पूरी होंगी, मगर झूठे सपने, धोखे के अतिरिक्त कुछ न मिला। मोदी ने 22 घंटे बिजली, बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्रदान कर जन विश्वास रूपी दिया को बुझने नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए तय किए 15 प्रत्याशी, यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व CM कमलनाथ इन नामों की सूची AICC को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 5 सीटों पर 2 नामों का पैनल तय किया है। वहीं 7 सीटों पर 2 से 3 नाम के सुझाव अभी आए हैं। पार्टी जल्द ही पहली सूची के 15 नामों का ऐलान कर देगी। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जातीय समीकरणों की वजह से नाम तय करने में मुश्किलें आ रही हैं। सभी नाम तय होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह सूची AICC को भेजेंगे। AICC से ही मध्य प्रदेश उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अनंत सिंह, लालटेन थमाकर विधानसभा जाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, विधायक अनंत सिंह को कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में शुमार किया जाता था, लेकिन आज अनंत सिंह जब नीतीश कुमार से दूर हुए हैं तब वह तेजस्वी यादव के साथ आगे की राजनीति करने जा रहे हैं। अनंत सिंह विधानसभा का चुनाव RJD के टिकट पर लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के अंदर खाने और मोकामा विधायक के करीबी सूत्रों की माने तो इसके लिए विधायक अपना मन बना चुके हैं। अनंत सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मोकामा से 2015 का विधानसभा चुनाव जीते थे। मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार नीरज कुमार को उन्होंने हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है तब तेजस्वी यादव को उनकी उम्मीदवारी से आपत्ति थी, इसलिए उनकी पत्नी नीलम देवी को मुंगेर से कांग्रेस का टिकट दिया गया। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन वो JDU उम्मीदवार लल्लन सिंह के हाथों हार गयी। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि अनंत सिंह विधानसभा का चुनाव RJD के टिकट पर लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बापू की कर्मभूमि से कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद, दिग्विजय, मीरा, राज बब्बर होंगे स्टार वक्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। पार्टी मंगलवार को बापू की कर्मभूमि चंपारण से चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रही है। अगले 20 दिनों तक चलने वाला कांग्रेस का यह चुनावी अभियान पूरी तरह से वर्चुअल होगा। इसमें पार्टी उत्तर बिहार के करीब 38 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में NDA सरकार की नाकामी पर हल्ला बोलेगी। बिहार कांग्रेस ने अपने वर्चुअल संवाद अभियान का नाम बिहार क्रांति महासम्मेलन दिया है।
चंपारण से होगी शुरुआत। अभियान के पहले 2 दिन में पूर्वी व पश्चिम चंपारण मिलाकर 4 विधानसभा क्षेत्र बेतिया, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर और रामनगर में वर्चुअल रैली होगी। आयोजन के कर्ता धर्ता और उत्तर बिहार के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने बताया कि पहले 2 दिन के आयोजन के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर दिग्विजय सिंह, मीरा कुमार, राज बब्बर के साथ प्रमोद तिवारी होंगे। यह चारों नेता अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्यालय में बनाए गए मंच से बिहार क्रांति महासम्मेलन से जुड़ेंगे। रोज 2 विधानसभा क्षेत्रों में रैली। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बनाए गए मंच से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह, चारों कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक दिन में कार्यक्रम 2 चरण होंगे। पहली विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 से 1 बजे, जबकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र में अपराह 2 से 3 बजे तक वर्चुअल रैली होगी। सदाकत आश्रम में बनाया गया मंच। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बताया कि आयोजन की पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश मुख्यालय में मंच बनकर तैयार है। जिन जिलों में वर्चुअल महासम्मेलन होना है वहां के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, बिहार की जनता प्रदेश की एनडीए सरकार के कामकाज से बुरी तरह से नाराज है और कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है। पहले चरण में उत्तर बिहार में अगले 20 दिनों तक यह महासम्मेलन होगा। इसके बाद दूसरे चरण में दक्षिण बिहार के जिलों में बिहार क्रांति महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया को मोदी ने कब्जे में कर रखा है, वो मन की नहीं दिल की बात करते हैं। पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी रण में सारे राजनेता अपने दांव खेलने में लग गए हैं। इस बीच जाप नेता पप्पू यादव भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी में शामिल होने की चाहत रखने वाले आरजेडी, आरएलएसपी और जेडीयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। इसके बाद उन्होंने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मन की नहीं बल्कि दिल की बात करते हैं। मन की बात में कॉलेज स्टूडेंट्स की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में 500 के संक्रमण पर लॉकडाउन की गई थी। आज स्थिति भयावह है, लेकिन कोरोना संक्रमण पर कोई डिबेट नहीं है। मीडिया को मोदी ने कब्जे में कर रखा है। कोरोना संक्रमण पर सब चुप हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि जेईई नीट एग्जाम के सहारे छात्रों को मारने का तरीका निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ गरीब परेशान हैं, जीएसटी और नोटबंदी में बर्बाद है। आज का नारा है गरीबी बढ़ाओ, पीएम इसी नारे पर काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण में चुनाव कराने पर मेरी असहमति है। चुनाव आयोग सरकार के साथ सीधा मिला हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण में बिहार टॉप के राज्यों में है। यहां चुनाव कराने की बात हो रही है। सीएम नीतीश कुमार के इशारों पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। आयोग भी मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों से हमारी बात चल रही है। वर्किंग कमेटी सारा मामला देख रही है। 5 सदस्यीय कमेटी अन्य पार्टियों से साथ में चुनाव लड़ने पर बात कर रही है। वहीं शरद यादव की जेडीयू में वापस आने की अटकलों पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी में उन्हें सम्मान नहीं मिला। वहां सिर्फ 5 लोगों को सम्मान मिलता है। लालू यादव के अलावा सिर्फ 5 लोगों को ही सम्मान दिया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन ने बेरोजगार किया तो लालू यादव से मिलने पहुंचा यह बॉलीवुड एक्टर आरजेडी से लड़ना चाहते हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, खुदा गवाह, सरफरोश, माँ तुझे सलाम, इंडियन सहित 100 से ज्यादा फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर अली खान इन दिनों बेरोजगार हैं। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन ने इस दिग्गज खलनायक को बेरोजगार कर दिया है। बिहार के शेरघाटी से ताल्लुक रखने वाले अली खान इस वजह से बिहार में होने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसको लेकर आज वे रांची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। शेरघाटी से राजद के टिकट की चाह में रिम्स पहुंचे अली खान के लालू से मुलाकात नहीं हो सकी। रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात नहीं हो पाने से उदास दिख रहे अली खान ने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जेल प्रबंधन से विशेष मुलाकात के लिए अनुमति मिल जाए। बॉलीवुड में अपने अभिनय के बल पर पहचान बनाने वाले अली खान से न्यूज़ 18 ने जब पूछा कि अब राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं तो अली खान ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते काम नहीं मिल रहा है। 2 महीने से ज्यादा समय से घर पर हैं। ऐसे में इच्छा हुई कि शेरघाटी से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ें। लालू प्रसाद गुरु, इसलिए लालटेन से प्यार। अली खान ने कहा कि लालू प्रसाद से उनका 25 साल से ज्यादा पुराना संबंध है, इसीलिए वह राजद के लालटेन लेकर राजनीति में उतरना चाहते हैं। बिहार के शेरघाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवारी की चाह रखने वाले अली खान ने कहा कि शेरघाटी मेरी जन्मभूमि है और वहां से मैं जुड़ा रहा हूं। सुशांत मामले में इंसाफ आएगा सामने। अभिनेता अली खान ने उम्मीद जताई कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जल्द दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। उन्होंने कहा झारखंड सरकार अगर मदद करे तो यहाँ फिल्म स्टूडियो बनाने का उनका सपना है। अली खान ने कहा कि झारखंड की खूबसूरत वादियां, यहाँ के पहाड़, जंगल और मेहनती लोग सभी आकर्षित करते हैं। अली खान ने कहा कि इस संदर्भ में वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात भी करेंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीडीपी गिरावट पर बोले राहुल, चेतावनी को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। जीडीपी की इस गिरावट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जीडीपी 24% गिरा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट। सरकार का हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में अपना एक वीडियो भी जोड़ा है जिसमें वे सरकार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सलाह देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए। आंकड़े के मुताबिक इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई महीने में 8 उद्योगों के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के राज्यसभा सदस्यता पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उनके राज्यसभा चुनाव को चैलेंज किया गया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन भरते समय सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी छुपाई थी। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में सांसद सिंधिया के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मामले पर सोमवार को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन कर रहा है दुस्साहस, पीएम कब दिखाएंगे लाल आंख, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में चीन की सेना के उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी स्थिति से देश को अवगत कराना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस हो रहा है और आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है। सरकार कहाँ है? उन्होंने कहा, भारतीय सेना निडर होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री लाल आंख कब दिखाएंगे? चीन को करारा जवाब कब दिया जाएगा? सुरजेवाला ने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूरी स्थिति से देश को अवगत कराएं। यह भी बताया जाए कि चीन के कब्जे से भारतीय जमीन को कब मुक्त कराया जाएगा। गौरतलब है कि सेना ने सोमवार को कहा कि भारतीय जवानों ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को यथास्थिति बदलने के चीन के पीएलए को उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात में डिसलाइक का रिकॉर्ड बनने पर अखिलेश बोले, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच होने जा रही जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। परीक्षा के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के सदस्यों ने लखनऊ में राजभवन के पास प्रदर्शन किया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर मिले डिसलाइक को लेकर कहा कि पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। शायराना अंदाज में बीजेपी पर अखिलेश का तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को शायराना अंदाज में ट्वीट कर लिखा, कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाएं कुछ फैसलों के फैसले। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया है, उसने साफ कर दिया है कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दम त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। नीट जेईई एग्जाम 2020, अखिलेश का शायराना ट्वीट, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। अखिलेश की बीजेपी को नसीहत, दम त्याग दें। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भाजपा की तरफ से ये हास्यास्पद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। भाजपाई सत्ता के मद में ये भी भूल गए कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और जो लोग घर पर रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, आपकी सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें भी बाहर निकलने पर बाध्य कर रही है। ऐसे में अगर किसी परीक्षार्थी, उनके संग आए अभिभावक या घर लौटने
के बाद उनके संपर्क में आए घर के बुजुर्ग को संक्रमण हो गया तो इसकी कीमत क्या ये सरकार चुकाएगी? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन का मकसद असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन का मकसद असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर असंगठित क्षेत्र नष्ट हो गया तो देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो जारी कर कहा, जब 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया तो मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा था कि पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है मगर हिंदुस्तान में कोई असर क्यों नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जब तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है तब तक देश को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, पिछले 6 साल से भाजपा की सरकार ने असंगठित क्षेत्र की व्यवस्था पर आक्रमण किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।